आलिश ने रोल बोल दिया है, इंटरव्यू शुरू करना है, और आप सोच रहे होंगे कि हम सब ऐसे क्यों खड़े हैं। हमने सोचा थोड़ा क्रिएटिव हो लेते हैं, तो गीतिका ने आइडिया दिया कि वो इस तरीके से एंटर करेंगे जैसे ऐसे एंट्री होती है ना हीरो की फिल्म में, शो में। लेट है इसीलिए। क्यों? फिल्म में मेरे किरदार की एंट्री थोड़ी लेट है, इंतजार करवा के आती है, इसीलिए मैं भी इंतजार करवा के तो अब आपने कास्ट देख लिए तो आप समझ ही गए होंगे। 12/12 नाम से एक फिल्म आ रही है, 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कमाल की फिल्म होगी, क्योंकि ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है। कहानी है डेथ फोटोग्राफर की, जो उस जगह का, बनारस का आखिरी डेथ फोटोग्राफर जो बचा है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके का उसका दिन जाता है, उसके परिवार में किस तरह से लोग रहते हैं, या उसके पीछे की जो भी कहानी है इस फिल्म में बताई गई है। पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू। देखिए, ऐसा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमारे पास एक ही माइक है, मतलब मेरे पास अपना माइक है, लेकिन ये माइक सबके पास जाएगा, तो जिसको भी बात करनी होगी इस माइक पे और एक और बात का ध्यान रखना होगा, पीछे जो बल्ब है ना बहुत गर्म है, सच बता रही हूं। तो थोड़ा आगे हो जाते हैं। ये शेयरिंग और केयरिंग की आदत है, तो हम लोग करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे हम लोग। ठीक, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, ऑलवेज शेयर। राइट। सो सबसे पहले मैं गौरव से शुरू करती हूँ, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। आपका डेब्यू है एज डायरेक्टर इस फिल्म में। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, बोनी कपूर का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि आज के दौर में मैदान के बारे में बात कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके के नंबर्स आए उस पर बात कर रहे थे। उनका कहना था कि आज के समय में लोग RRR, पठान, जवान, इस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन आपने कहानी कही लीक से हटकर, एक ऐसी कहानी जो यूजुअल नहीं है, मतलब जो शायद ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से कहने के हिसाब से नहीं कही गई है, बस एक कहानी है, खूबसूरत कहानी है। तो इस तरह का सब्जेक्ट चुनना पहली ही फिल्म में, क्या था थॉट प्रोसेस? गरिमा, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, हम लोग नंबर्स देख के ऐसा बोलते हैं कि यार लोग इस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं, ये जवान, RRR, क्योंकि उनके नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली रिसर्च कंडक्ट करें, आप लोगों से बात करें, और एक टेस्टिमनी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग किस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं। हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ, और ट्रेलर के कमेंट्स अगर आप जाके पढ़ेंगे, लिमिटेड कमेंट्स है, छोटी फिल्म है, छोटा ट्रेलर है, लेकिन लोगों ने मेंशन किया, कम से कम 6 से 7 लोगों ने मेंशन किया कि इस तरीके की और फिल्में आनी चाहिए। सो ये टेस्टिमनी है। तो नंबर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के आंकड़े जो बताते हैं, वो आंकड़े आई डोंट थिंक इट रिफ्लेक्ट्स द फुल मास, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हर फिल्म की जगह है, और स्पेशली छोटी फिल्म जिनके सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, उनकी एक बहुत बड़ी जगह है और होनी चाहिए और बन रही है। इसलिए मैंने ये फिल्म अटेम्प्ट की है एज अ फर्स्ट फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किरदार है डेथ फोटोग्राफर, ये इतना यूनिक, इतना इंटरेस्टिंग किरदार है जो लोगों को जिसके बारे में पता ही नहीं है। Everybody standing here in front of you right now got excited because of this character. मेरे लिए भी ये बहुत नया था, मैं एडमिट करूंगी इस चीज़ को, कि जब मुझे पता चला कि मुझे आप सबका इंटरव्यू करना है, मेरे पास तो है मैं तो आदत लग गई शेयरिंग। तो मुझे जब पता चला तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि डेथ फोटोग्राफी भी एक चीज़ होती है, लोग अंतिम संस्कार से पहले भी फोटोग्राफी करवाते हैं। मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, किस तरीके से इसे फिल्माया गया उस पर आऊँगी, लेकिन पहले मैं इधर जाना चाहूँगी, तो मैं आपसे माइक ले लेती हूँ। आप लोगों के लिए, तीनों से ये सवाल है कि आपने थप्पड़ किया सोनी के लिए, आपको बहुत तारीफ़ें मिली, बहुत आपके काम को सराहा गया। फिर ये जो टॉपिक था, जब आपके पास ये फिल्म आई, क्या चल रहा था दिमाग में? वो पहला प्रोसेस, वो पहला हाँ जब निकला दिमाग से, तब क्या चल रहा था, वो मैं जानना चाहती हूँ। गौरव से मैं एक बार मिली थी मुंबई फिल्म फेस्टिवल के चलते, जो मैं बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि उस दिन ऐसे चकाचौंध थी मैं। हाय अब एंड देन उनका मैसेज आया था फेसबुक पे। आज मुझे वो याद नहीं, ये बातें याद नहीं है कि उस मैसेज में क्या क्या लिखा हुआ था, लेकिन जो भी कुछ उन्होंने लिखा था वो पढ़ के मुझे लगा कि अरे इस इंसान से तो मुझे बात करनी है। अच्छा, गौरव ने आपको फेसबुक पे मैसेज किया था, और आज मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, तो पता नहीं कैसे एक रिक्वेस्ट भी मैंने पढ़ ली, या बिकॉज वहाँ पे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है ना, तो वो एक्सेप्ट तो ज़रूर हरियाणा की वजह से कर ली होगी। हाँ, हरियाणा का। सो आई एम फ्रॉम सोनीपत, ही इज फ्रॉम जगाधरी। सो देन आफ्टर उनका मैसेज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बात तो करनी है, और बात की तो पहली बात 30 मिनट 37 मिनट
से 42 मिनट आज पहुंच चुकी है, मुझे लगता है 30 मिनट ही हो रही होगी, नहीं तो मेरे को फेंकते हैं थोड़े, तो अब पता है फेंकते, पहले लगा वाह वाह क्या जेन्युइन इंसान है ना। तो मुझे उनसे बातचीत करके लगा था कि ये इंसान जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उसका हिस्सा बन जाऊँ। मैं कितने लाइन्स में मुझे मिलेंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं बाद में देख लूँगी, क्योंकि ओवरऑल जो इंसान कुछ बना रहा है ना, उसका जहन और दिमाग का बैलेंस, वातावरण सब ठीक ठाक सा लगा था। मैं कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेती हूँ जिनके सारे रीजंस मुझे नहीं बताते। जैसे ये फिल्म, और इसके अलावा कोई और डिसीजन ऐसे लिया? जैसे कि मेरे बैग में अभी 10 जोड़ी कपड़े, आप अपने साथ कैरी करके चल रहे थे उसको जोड़ी? ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे अभी 5 मिनट दे देंगे तो शायद मैं चेंज कराऊँ। How sweet, that's great and I love it. Very nice. मेरा चश्मा वहाँ रखा हुआ है कोने में, देखा मैंने बस। अच्छा, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ ज्ञानेंद्र कि आप, मतलब मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे सब बहुत मस्ती हंसते खेलते लोग हैं, आप बहुत शांत इंसान हैं। सोया नहीं आप सोया नहीं। अच्छा, आप आज ऐसे हैं क्योंकि सोए नहीं, या ये आपकी यूजुअल पर्सनालिटी है? नहीं, मेरे स्वभाव में भी थोड़ा मैं हाँ मतलब आप जो भी कहें, मैं मस्ती करता हूँ, लेकिन वो मेरा स्थायी भाव यही है। कुछ दोस्तों के साथ जब आप होते हो तो फिर आपका दूसरा स्वरूप निकलता है, वो अलग बात है। आप ये कह रहे हैं कि आपके दोस्त नहीं है? नहीं, वो आप नहीं हो, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। जो बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ आप बड़े, आई फील सो बैड। सो वो उस सिलसिले वो मतलब था मेरा। हाँ, तो अगर आपको मेरी आंखें नशीली दिख रही हैं तो ये बेसिकली रात भर की नींद जो हुई नहीं है। आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग, देन रात को फ़्लाइट थी बॉम्बे से, और बॉम्बे में एक तूफ़ान आया जिसकी वजह से फ़्लाइट काफ़ी डिले हुई, तो मैं बिना सोए इस इंटरव्यू में आ गया हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा एनर्जी को भी कंज्यूम सोया पेट भी साफ नहीं हुआ एक्चुअली। ओह माय गुडनेस, ये क्या सीक्रेट्स आपके पता चल रहे हैं? अब आपको समझ में आ गया, मेरे दोस्त हैं। उनका स्थायी था। ओह नाइस। हाँ, किरदार के बारे में कुछ समझाइए, कैसा किरदार है, और जिस तरीके से ये शूट हुई है फिल्म, जिस तरह से रियल लोकेशन पे शूट हुई है, और हम सब जानते हैं कि जो मृत्यु है वो एक सत्य है, लेकिन हम सब इससे भागते हैं। अब हर रोज़ शूट के दौरान आप, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका ऐसा है, आप जिस घाट पे थे, मणिकर्णिका घाट पे आपने शूट किया है, वहाँ पर हर रोज़ आप देख रहे थे कि हर घंटे या हर कुछ देर बाद एक डेड बॉडी वहाँ पहुँच रही है, और उसके साथ बिलखते हुए परिजन हैं। वो फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही है, वो मानसिकता पर कैसे असर डालता है, वो किस तरीके से मेंटली आपने हैंडल किया ये सब चीज़ें? शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पर? देखिए गरिमा, क्योंकि जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो सबसे ज़्यादा आकर्षक बात भी यही थी एज एन एक्टर, क्योंकि आपको एक लीड रोल अगर किसी फिल्म में मिल रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि उसको बनाने वाले लोग समझदार ज़हीन लोग हैं, और फिर आपको पता चलता है कि जो किरदार आपको दिया जा रहा है उसका काम ये है कि वो मणिकर्णिका घाट पर डेड बॉडीज़ के लास्ट फोटोग्राफ लेता है, और वो उनके परिजनों को अंतिम उनकी याद की तरीके से, इस तरीके से वो लोग रखते हैं उसको। तो ये मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि अगर कोई इंसान इस तरह के पेशे में है, इस तरह का काम करता है, तो जब वो लौट के घर जाता होगा तो हम जो भी पेशा जिस भी पेशे में हम हैं, जो भी काम करते हैं, वो उसका कुछ ना कुछ अंश हमारी पर्सनालिटी में, हमारे नज़रिए में आता है। हो नहीं सकता, क्योंकि आप ज़िंदगी का इतना लंबा आप अरसा बिताते हैं अपने काम के साथ। तो मेरे लिए एक्साइटिंग था कि क्या उसमें कुछ अलग होगा जब वो अपनी फैमिलीज़ के पास जाएगा, ये सब करेगा। मैं थोड़ा ड्रामेटिकली देख रहा था उसको, और जब ऑब्वियसली आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इनफैक्ट कॉन्शियसली कोशिश करते हैं कि आप अवॉइड करें मौत के बारे में सोचना। जबकि जब मैं इस कैरेक्टर को करने गया और मणिकर्णिका घाट पर प्रिपरेशन के प्रोसेस में मैं बस बैठा करता था और देखा करता था, क्योंकि ज़रूरी था कि सूरज का जब मैं चरित्र निभाऊं तो मैं सहज लगूं इस पूरे वातावरण से, वहाँ की गंध से, वहाँ पर जो एक तरीके का मेस है या फिर एक तरीके की केओस है, उससे मैं सहज लगूं, क्योंकि वो वहीं पर काम करता है और उसकी चॉइस का काम है, वो चुना है उसने उस काम को।
तो मैं वहाँ पर समय बिताता था। शुरुआती पहला स्टेज वही होता है कि आप इतने सारे लोगों को देखते हैं और आपको डर लगता है कि अच्छा ये रियलिटी है लाइफ की, आप उससे भागना चाहते हैं कि मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि हर अच्छा मैं भी इंसान हूँ और ये सारे इंसान हैं मेरी तरफ बैठे रहे होंगे किसी दिन, आज ऐसे जा रहे हैं। फिर जब आप, और वहाँ पर हर 2 मिनट में आपको एक डेड बॉडी आती मिलेगी, और कई बार कई सारी डेड बॉडीज़ आती हैं काफ़ी सेलिब्रेशन के साथ भी, बाजे गाजे के साथ। तो आपको दूसरा नज़रिया भी दिखता है कि ज़िंदगी और मौत में फ़र्क ज़्यादा है नहीं। इट्स जस्ट दैट कि एक चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको सेलिब्रेट करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा रहे हमारे पास, और दूसरी चीज़ की तरफ हमने आँख मूंद ली है, जबकि वो भी उतना ही बड़ा सच है जितना कि। और अब जब बनारस में आप आंखें खोल के देखते हो उस घाट पे, तो आपको नज़र आता है कि इसके इर्द गिर्द पूरा एक समाज बसा हुआ है, लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, किसी के प्रोफेशन का हिस्सा है, लोगों के घर चल रहे हैं उसी से। तो आपका नज़रिया बदलता है देखने का, फिर आप उसको उतना ड्रामेटिकली नहीं देखते हो, आप स्वीकार करते हो उसको कि ये सत्य है। और फिर अगला थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हो आप कि अच्छा ये शुरू क्यों हुआ होगा। तो जैसे ये सवाल मेरे दिमाग में नहीं आता कि अंतिम संस्कार में जलाने की ज़रूरत क्यों है डेड बॉडी को। तो मैं वहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ही सोचा कि मैं देख रहा था कि जो परिजन हैं उनके हाथों से आप अंतिम आहुति, तो मुझे लगा कि ये मेरा खुद का सोचा हुआ जवाब है, हो सकता है गलत हो, कि दरअसल जो चला गया उसके साथ आपके जितने भी अटैचमेंट्स थे, उसको एक तरीके से इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि आपने अपने हाथों से मुखाग्नि दी है, आपने उसको फिनिश किया है, ख़त्म किया है। आप यादें रख सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद करना कि वो शरीर लौट के आ जाएगा आपके पास, या फिर आपका अपना शरीर हमेशा आपके साथ रहेगा, उस पर कोई घमंड करना, उस पर कोई नाज करना, इन चीज़ों को इंसान उससे बेहतर तरीके से समझाया नहीं जा सकता था जिंदा लोगों को। तो किसी फोटोग्राफर से इस रिसर्च के सिलसिले में बातचीत, मिलना हुआ? जो नाटे जिसको देखकर गौरव ने लिखा था कैरेक्टर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके बारे में एक वीडियो भी मैंने देखा था यूट्यूब पर, शायद किसी की डॉक्यूमेंट्री थी, किसी ने लिखी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी। तो उनसे कुछ मुलाकात हुई, बात हुई। वो बिल्कुल अलग किरदार है, उनसे तो आप मिलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ काम करते हैं। हालांकि सूरज का कैरेक्टर, सूरज कुछ और चीज़ों को भी एड्रेस करता है, तो वो थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन नाटे से आप मिलोगे तो वो तो मौजी आदमी है एकदम। आप मुझे भूमिका ये समझाइए, आपने थिएटर किया है और उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट पे तो ज़रूर आएंगे जिसमें आपने अपने 3 बैचमेट्स के साथ शूट किया, लेकिन पहले मैं बात करना चाहती हूँ इस एक फ़िल्म की। एज अ ह्यूमन बीइंग इस फिल्म ने आपको बदला, या आपके थॉट प्रोसेस में किसी भी तरह का चेंज आया? क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत, मतलब वो सब्जेक्ट जिससे हम सब बहुत डरते हैं, और जब आपने उसको इतने करीब से देखा और आप हर रोज़ सेट पर इस तरह से शूट कर रहे थे, तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग आपके थॉट प्रोसेस में, ज़िंदगी देखने के नज़रिए में कुछ बदलाव आया? तो गरिमा, मेरा बहुत बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, वो रिजॉल्व हुआ है। क्योंकि मैं वो परिवार का वो बच्चा थी कि कोई भी शव को देखने में डर लगता था। ना चाचा, ना मामा, ना कोई भी अपने नाना दादी, किसी का भी फ्यूनरल कभी अटेंड नहीं किया था। मैं सिर्फ फादर से बोलती थी, पापा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं नहीं जा सकती, शायद मैं नहीं अटेंड कर सकती। एंड माय फादर वाज लाइक, ट्राई करके देखो, चलो एक बार। नहीं, मैं कभी भी किसी बचपन में किसी की फ्यूनरल पे नहीं गई। कट टू, मैं बनारस आती हूँ और गौरव ने हमको भेजा कि ठीक है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हो, ज्ञानी और तुम थोड़ा घूम कर आओ, लाइक स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो मुझे पहली जगह ज्ञानी मुझसे पहले आ गए थे, और ज्ञानी ने गलियाँ चलाना चालू किया। हम लोग वहीं पीछे रह रहे थे घाट के, और ये गाय है, ये मंदिर है, ये जगह है। और जैसे ही घाट पर आया, अचानक से हम लोगों की बातों के अंदर एक अजीब सा पॉज आ गया, विच वॉज अनसेड पॉज, लाइक यू नो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिर्फ बहुत सारी चिताएं साथ में जल रही हैं, उसकी लौ हमारे चेहरे पर आ रही है। एंड फॉर सम रीज़न, ये बोलते बोलते मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, समथिंग चेंज इनसाइड। वो जो डर था, वो डर एक अजीब से एनलाइटमेंट कहते हैं ना, इल्हाम हुआ है आपको, उस मौके में तब्दील हो गया। सो या, आई रिजॉल्व माई चाइल्डहुड ट्रॉमा विद दिस फिल्म। दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताइए कि आपका किरदार एक तो इस फिल्म में क्या है और किस तरह से आपने इसकी तैयारियां की, आपके साथ क्या बदलाव आया इस फिल्म के बाद? मेरा किरदार इस फिल्म में सूरज की बहन का है। सूरज ये है, उनकी बहन मानसी है, मानसी में।
प्ले करती हूँ। मानसी एक लड़की है जो सपने देखती है, रुकती नहीं है। वो बनारस छोड़ना पड़ा उसे और वो बनारस से अभी आके दिल्ली में रहती हैं जब फिल्म शुरू होती है, और जब तक फिल्म ख़त्म होती है वो वापस दिल्ली शायद पहुंचेंगी या शायद नहीं, वो जानने के लिए देखिए 12/12। बट वो मेट्रो में टोकन बेचती हैं और मेट्रो चलाने का सपना रखती है। ओके। एक और निजी जीवन भी उनका काफ़ी जो खुद के डिसीजंस से चलने वाला हिस्सा है निजी जीवन का, वो स्मूथ चल रहा है। तो एक लड़की जो अपने दम पे, अपने बल पे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर छोड़ के दूसरे शहर में 8 साल से रह रही है, ये उस लड़की का किरदार है जिसको अपना भाई बहुत प्यारा लगता है। फिल्म के दौरान पता चलता है कि भाई का बेटा उससे भी प्यारा लगता है। मैंने तैयारी कैसे की? मैंने तैयारी की अपने बाल रंगवा के। And after Sony, it was a second project, right? Yeah. So हो ये रहा था कि Such a nice color actually. एक बहुत ही भद्दा रंग, माइक हाथ में पकड़ लेती हूँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही भद्दा रंग मेरे बालों में लगवा दिया गया था इस पुरुष के द्वारा। वो ऐसा रंग चाहते थे जो पता चले कि किसी ने एक ऐसी जगह से करवाया है जहाँ पे ज़्यादा पैसे वो नहीं दे पाई थी, पर शौक है तो करवाना था। तो उसको एक तरीके से आपकी आंखों में लगना चाहिए था कि कैसा सा रंग है इसके बालों का, तो कैसा सा रंग है इसके बालों का जो है ना, वो मेरे कैसा सा रंग 2 साल रहा था मेरे बालों, बिकॉज पूरे बाल को कर दिया था। सो फॉर इट लाइट माउस बट दे डिड दैट टू मी। और खैर उतना ही समय था, मैं गई और कुछ दिन बाद शूट शुरू करना था। मुझे लगा मैं लहजा कैसे पकड़ूं, मैं क्या क्या करूं। तो उसके लिए आकाश सिन्हा, उन्होंने दुबे का कैरेक्टर प्ले किया है, वो यहाँ पे है नहीं, वो भाषा पकड़ने में उन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद की। थैंक यू आकाश। और बाकी उन्होंने मेरे बाल रंगवा दिए। और भूमि और मैं जो है, हम रात को जाते थे, जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे, हम रात को जाते थे और गंगा के तट पे बैठते थे, खूब बातें करते थे। वहाँ से कॉमरेडरी आ गई। ज्ञानी और मैं भी बातें करते थे, कभी किसी चाय की टपरी के पास, कभी घाट पे बैठ के। एक्चुअली मैंने सोनी देख रखी थी, तो आई वॉज ऑलरेडी अ फैन ऑफ हर वर्क। तो मैं कौन हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। सोनी की थी तो मैं अच्छी लगी थी। वो भी तो नीरज भैया हो गए ना। तो मैं वैसा था कि अरे ये इनके साथ एक्टिंग करने को मिल रही है टाइप में ना। तो अहोभाग्य टाइप में। तो हाँ, मैं इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ इनके आसपास जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि बहन भाई की एक केमिस्ट्री, एक क्योंकि आप बचपन से साथ में बड़े हुए हो तो बहुत कंफर्ट होता है उनके बीच में, वो बॉन्डिंग होती है, कंफर्ट होता है। तो मुझे ये पता था कि ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी मुझे वो जो फ़ैन वाला हिस्सा था उसको पीछे रखना था। और मेरे स्वभाव में थोड़ा मुश्किल होता है मुझे लोगों के पास जाके ना शुरुआत से करके बात कर पाना, मुझे समय लगता है। पर वहाँ पे समय नहीं था, तो मैंने कहा कि अच्छा ये इसको तोड़ो। सोनी के पास जाओ, मतलब गीतिका के पास जाओ, सोनी के पास जाओ। तो या बट फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम तुम्हारा नाम मेरे फ़ोन के अंदर भी गीतिका सोनी है। मुझे लगा नहीं यार, इसका सरनेम तो सोनी नहीं था। मैंने क्यों सोनी, अरे सोनी फिल्म के कारण। हाँ, अच्छा, आपकी फिल्म सोनी की हम ज़रूर बात करेंगे। आपका जो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखिए, नेटफ्लिक्स पे पता नहीं कब तक अवेलेबल है, अब तो DVD भी नहीं खरीद सकते। पहचान करना है यहाँ पर ज़रूरी, क्योंकि सच में वाकई बहुत अच्छी फिल्म है। पता नहीं कहाँ चली जाएगी फिर फिल्म, जिसको पता मुझे बता दो। मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन, DVD इज ऑब्सोलीट। जैसे बनारस ऑब्सोलीट हो रहा है हमारी फिल्म में, जैसे सूरज फोटोज़ नहीं खींच पा रहा है बिकॉज सब स्मार्टफोन से फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। सो वही मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन वाले मामले में आपकी सोनी की DVD भी कहीं खो गई। अच्छा, आपने मॉडर्निटी और इसकी बात की, फिल्म को शूट करने के तरीके पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। 16mm फिल्म पर आपने इसको शूट किया है। नोलन की अगर हम बात करें, वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस टेक्निक को प्रिजर्व किया जाए, और इस वजह से वो फिल्म पे शूट करते हैं आज भी। क्यों आपने ये डिसीजन लिया डिजिटल के टाइम पर, जब आसानी से शूट हो सकता था? मुझे लगता है फिल्म से शूट करना ज़्यादा मुश्किल रहता होगा। तो क्या था इसके पीछे का थॉट प्रोसेस कि मुझे 16mm पे शूट करना है? एक्चुअली गरिमा, बहुत सारे रीजंस हैं, और ना जैसे जैसे ये फिल्म के साथ समय बीतता गया, वो जो कारण है वो बढ़ते गए और ऐड होते गए। तो अभी आपने तो
मिस्टर नोलन का नाम लिया, बट देयर आर सो मेनी फिल्म मेकर्स इन द वेस्ट जो रेगुलरली फिल्म पे शूट करते हैं, और प्रचलन अभी भी फिल्म पे शूट का वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कम फिल्में शूट होती हैं, जैसे हमारी वन ऑफ द रेयर फिल्म है जो फिल्म पे शूट हुई है। पर्सनली मेरे बहुत सारे कारण रहे ये फॉर्मेट को चूज़ करने के लिए। एक तो ये ऑर्गेनिक है, मुझे लगता है कि जो फिल्म की ऑर्गेनिक क्वालिटी है वो डिजिटल कभी मैच नहीं कर सकती। प्लस मेरा खुद का एक पर्सनल लगाव रहा है फॉर्मेट के साथ, क्योंकि मैंने कुछ इनक्रेडिबल इंडिया के कैंपेन्स शूट किए थे फिल्म पे, सुपर 16 पे। तीसरा कारण था कि बनारस को फिल्म पे देखना, वो टेक्सचर को, उन कलर्स को, वो वाइब्रेंस जो है उसको फिल्म पे उतारना एक बहुत बड़ा सपना था। सबसे बड़ा कारण जो बाद में रियलाइज़ हुआ है, ये कारण जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, वो ये कि हम जब बनारस में थे उस समय ये हिस्टोरिकल शहर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजर रहा था। गंगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, और जिस चीज़ों के लिए, जिस इमेज के लिए ये शहर जाना जाता है, जो गलियाँ, वो जो पूरा जो वाइब है, वो कहीं ना कहीं खो रहा था। इट वॉज बीइंग कट ऑफ इट्स विंग्स। सो वो चीज़, वो डेमोलिशन को हमने आर्काइव कर लिया फिल्म पे। तो उस चीज़ को, हमारी इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें उस डेमोलिशन की प्रोसेस को, उस ट्रांजिशन को सेल्यूलॉइड पे कैप्चर किया गया है। सो मैंने इन हाइंडसाइट ये रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ा कारण तो ये है, क्योंकि जिसको वो बनारस देखना है उसको हमारी फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बनारस जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसीलिए आर्टिस्टिक चॉइस थी, लेकिन वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल कारण बन गया। जैसे आप एक किताब बना देते हैं, वो किताब के बीच में एक आप फूल एक संजो के रख देते हैं ताकि आप उस चैप्टर पे वापस आ सके। तो हमारी फिल्म वो चैप्टर है, वो फूल हमने रख दिया, उसको आर्काइव कर दिया। ओके भूमिका, आपने जब रेलवेमैन किया और जिस तरह से उस प्रोजेक्ट की तारीफ़ भी बहुत हुई, और आपने बताया अभी मुझे शूट से पहले कि आपके 3 बैचमेट्स के साथ आपने उस प्रोजेक्ट में काम किया है। NSD से आप पास आउट हैं, आपने थिएटर किया है, आपके पिता जाने माने थिएटर कलाकार रहे हैं भोपाल के। जब आप ऐसे शूट करते हैं सेट पे इस तरह की फ़िल्म जिसमें आपके साथ आपके बैचमेट्स होते हैं और आपके साथ कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है सेट का? मतलब यही अभी स्टार्टेड रीलविंग कोई तो हुआ यही कि सेट पे मुझे गंधर्व का नहीं पता था कि गंधर्व भी इसी शो के अंदर है। गंधर्व दीवान मेरे बैचमेट हैं NSD से 2015। मैं, गंधर्व दीवान, अन्नपूर्णा सोनी, जिनको आपने सनफ्लावर के अंदर देखा होगा, तो हम तीनों एक साथ प्रोजेक्ट में हैं। हम में से किसी को पता नहीं था, मुझे अन्नपूर्णा का था कि हाँ शायद वो भी हैं। एंड गंधर्व हैव नॉट, लाइक देयर वर नो सीन्स टुगेदर, बट देयर वाज अ कॉल, अगर याद होगा रेलवेमैन के अंदर, कि मैं यहाँ पे परचूनी की दुकान पे बैठ रही हूँ, बाबिल आते हैं और उस साइड अन्नपूर्णा से कट हो रहा है। तो मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि अरे सेट पे अन्नपूर्णा भी है। तो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हम हमेशा देखते हैं कि ओमपुरी साहब और नसीरुद्दीन शाह साथ में थे, तो वी आर लाइक, वी ऑल्सो लाइक यू नो, हम भी कई बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा मोमेंट था। बट एक बहुत ही सुंदर सा किस्सा इसके साथ हुआ था। तो बाबिल के साथ मेरा सीन था, एंड नाउ बाबिल लाइक ही इज़ अ बॉल ऑफ जॉय। और उस दौरान जब सीन था तो उसको बहुत अच्छा लगा कि कोई NSD से आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि उसे घर का कोई आया हुआ है, राइट। एंड ही इज सच a beautiful soul that he never felt you, like he made me feel it's like a family, कि आप अनकम्फर्टेबल हैं, सब कुछ है। तो उसके साथ काम करने में, और उसके साथ वो सारी फिर बातें निकली इरफान साहब की, किस तरीके से वो देखता है, किस तरीके से उसके क्या कहते हैं, क्या किस्से रहे होंगे जब उसके फादर NSD में थे। सो हाँ, रेलवेमैन का एक बहुत प्यारा हिस्सा रहा। क्या बात करते थे आप इरफान साहब के बारे में? क्योंकि कुछ दिनों पहले मनोज जी का इंटरव्यू मैं कर रही थी, तो उन्होंने बताया भी, और वो बाबिल की बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट भी होता है कि ही इज सच अ वार्म पर्सन। और वो कहते हैं कि आप जब बाबिल से मिलो ना, तो उसमें आपको इरफान साहब की झलक ज़रूर आएगी, वो पता लग जाएगा कि ये किनका बेटा है। तो किस तरह की, क्या कुछ किस्से सुनाए उन्होंने आपको अपने पिता से जुड़े हुए या NSD से? एक जोक मैंने मारा था, मैंने कहा बाबिल यू आर आल्सो फ्रॉम NSD। मैंने कहा ओह नो यार, डोंट से दैट, नो। मैंने कहा नो, देयर N स्टैंड्स फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
So it's okay. Oh, that way. And also we were like together on this flight to भोपाल, जिसके अंदर मैं देख रही हूँ कि कोई लड़का बैठा, उस टाइम मास्क लगाना कंपलसरी था. आई स्पॉटेड हिम कि हाँ चलो ठीक है, ये यहाँ बैठा हुआ है, जब उतरेगी फ्लाइट तो इससे बात की जाएगी. वो पुरानी NSD की लाइब्रेरी की किताब पढ़ रहा था. आई थिंक सो इट वॉज फॉर एक्टर प्रिपेयर्स. और वो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा ये क्या पढ़ रहा है. मैंने कहा ये बाबा की किताब है, उनकी लाइब्रेरी से चुराई हुई है, NSD से किसी को बताना मत. सो आई सॉ दैट बुक एंड आई वॉज लाइक ओ, इतनी पुरानी किताब इसके हाथ में है. एंड ही इज़ द वन पर्सन हु कीप्स ऑन वर्किंग, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. राइट. ऑल राइट. सो oh my goodness, she was talking about कि उनके पास बैग में 10-10 जोड़ी कपड़े रखे हैं और वो इंटरव्यू के बीच में जाके चेंज करके भी आ गए. Oh my god, lovely. पता नहीं चला. अगले इंटरव्यू के लिए तैयार है. अगले इंटरव्यू कब तक तैयार है मैम? जी आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू. मैं आलिश मैं ऐसा करते चले जाती हूँ, आप लोग आपस में ही कर लीजिए. नहीं जो हम बहुत आत्मनिर्भर हैं. या वी शुड बी फिल्म मेकर. या तो आपसे मैं गीतिका समझना चाहूँगी, माइक भी दे देते हैं. मैं समझा देती हूँ. अभी बताओ. बिल्कुल एकदम ब्लेजर पहन के वो आप उसमें ब्रोकन न्यूज़ 2 में भी थी ना, ऐसे न्यूज़ एंकर का किरदार आपने निभाया था, तो आप ऐसे ब्लेजर पहन के आ गए. रेहाना अहमद, देशभक्त मरते दम तक. अच्छा, आपकी फिल्म अगर मैं थप्पड़ की बात करूँ, फिर आपकी फिल्म आई सोनी, और उसके बाद मतलब आज तक के आपके करियर में, ये सवाल आप सबसे मैं पूछूंगी और जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक आपके साथ हो, जो आपके काम के लिए आपको किसी ने दिया हो? इरफान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा प्यार बहुत सारे लोग अक्सर महसूस भी करते हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं. मैं समझ नहीं पाती हूँ क्यों, पर सारी बातें तो समझने की होती नहीं. और मुझे भी बड़े प्यारे लगते थे, अभी भी लगते हैं. और किसी ने मुझे कहा था कि सोनी देखने के बाद कि तेरे बॉडी मैनरिज्म्स में, तेरी आँखों में देयर इज़ समथिंग दैट वर्क्स व्हिच इज़ लाइक इरफान, एंड learn how to preserve it and use it, then you can go a long way. And I sat and cried and that stayed with me. उसके बाद आपने वापस जाके सोनी देखी एक बार सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए कि क्या दिखा इस व्यक्ति को ऐसा? नहीं, उसके तुरंत बाद नहीं देखी थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत मुझे इस बात की भी है कि मैं पहले इरफान साहब की सारी फिल्में देखूं, उनको पढ़ पाऊं, फिर मैं खुद को पढ़ पाऊं. मैं उनको कभी पढ़ नहीं पाई, मैं उनको महसूस करती थी, अपने पार्ट्स में महसूस करती हूँ. तो मैं सोनी में क्या पढ़ पाऊँगी? मुझे फिल्मों को पढ़ना मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे बस महसूस करना आता है. तो पता नहीं, उस नज़र से नहीं देखी मैंने सोनी, क्योंकि मुझे पता था उनकी नज़र मेरे पास नहीं है, वो तारीफ़ देने वाले इंसान की नज़र. किसने दिया था कॉम्प्लीमेंट, कुछ याद है? गौतम किशन चंदानी. एंड ही हैड रिटन इट टू मी एंड ही हैड सेड इरफान साहब्स नेम एंड नवाज़ीज़ नेम, एंड आई एम लाइक ठीक है, मैं रखती हूँ. मैं शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई, मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं अब ये सब करती हूँ. आपके साथ तो नीरज भैया जुड़ गया है, और कैसा लगता है जब आपको आपके किरदार के नाम से लोग जानते हैं, या फिर गब्बर इज़ बैक जो आपकी पहली फिल्म थी, और आज भी जब मैं आपके इंस्टाग्राम को जब स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें आपने लिखा था कि आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपसे पूछते हैं आप गब्बर इज़ बैक में थे ना? जी ये सच है. कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है गरिमा. हम एक्टर्स काम ही इसलिए करते हैं ताकि जो आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, आपके दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वो और कोई वजह नहीं है, उनके पास कोई प्रलोभन नहीं है आपकी तारीफ़ करने का, और उनको आपका काम कहीं छूता है और वो याद रखते हैं, और फिर कहीं अगर आप एयरपोर्ट पर किसी जगह पर मिलते हैं, या फिर वो ढूंढेंगे आपका प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर जा कर के, उसके बाद आपको एक मैसेज करेंगे लंबा सा कि, तो मुझे वो उनकी जो कोशिश है, वो जो एफ़र्ट है, उसकी बहुत कदर है. और वो जो तारीफ़ें होती हैं वो किसी भी तारीफ़ से, किसी भी नाम से बहुत बड़ी है. तो मैं ऐसे सारे मैसेजेस को बहुत प्यार से, बहुत सहेज कर रखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं दरअसल काम उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ. उन तक पहुँचना है जो मुझे वैसे नहीं जानते, वो मेरे किरदारों को जाने, किरदारों के ज़रिए अगर मैं उनके दिलों को छू पाऊँ, फिर वो ढूंढे कि भाई कौन है. तो कोई जैसे एक चीज़ या एक कॉम्प्लीमेंट जो हमेशा आपके साथ रहता हो, या आपको लगता हो कि हाँ ये मेरा हासिल है?
ऐसा तो कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट किसी बहुत बड़े इंसान का दिया हुआ नहीं है जिनका मैं नाम ले सकूं। लेकिन हाँ, नीरज भैया जब मैंने प्ले किया अभी हाफ सी ए में, उसके बाद जो कॉमर्स कम्युनिटी के लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया। उन्होंने मुझे बोला कि आपने हमारी स्ट्रगल, हमारी जो ऐसा लगा कि किसी ने हमें आवाज़ दे दी, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी ने आवाज़ दे दी। वो कह रहे थे कि हम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं समझा पाते कि एग्ज़ाम कितना टफ़ है और कितनी मुश्किल है, और हम वाकई कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है। तो वो ऐसा अगर कोई कहता है कि आप मेरी आवाज़ बने, तो ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग होता है कि आप अपने काम के ज़रिए तो मुझे कई लोगों ने बोला कि मैं अपने फैमिली के साथ देख रहा हूँ शो को। मुझे निशांक चतुर्वेदी जो एक्टर हैं, उनके फादर एक दिन रैंडमली मिले एक शॉपिंग मॉल में, और मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने शो देखा था, वो भी सीए हैं। सो ही वॉकड अप टू मी एंड ही सेड वेरी स्वीटली, बेटा मैंने आपका ना शो देखा, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, मैं भी सीए हूँ, ये वो बात करते। और फिर उन्होंने बोला मेरा बेटा भी एक्टर है। तो मैंने कहा अच्छा क्या नाम है? ठीक है। तो फिर कहते हैं निशांत चतुर्वेदी। मैंने कहा सर आपका बेटा स्टार है। सो हाँ, तो हाँ, ये दैट्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास, इस किस्म के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये बड़े आपको टच करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका डेब्यू प्रोजेक्ट था, किस तरह की फिल्में अब आप आगे बनाना चाहते हैं और किस तरह के सब्जेक्ट्स पर आप काम करना चाहते हैं? क्या आप भी अब आगे ऑडियंस की चॉइस के हिसाब से बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो आपको सब्जेक्ट पसंद आएगा या जो आपके दिल को छुएगा उस सब्जेक्ट पे काम करें? तो ऑडियंस चॉइस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पहले भी बात हुई कि आई वुड रादर से मास सिनेमा। हाँ, ऑडियंस चॉइस इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि लापता लेडीज जैसी फिल्में भी लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बाद बजट और इसके हिसाब से नहीं जाएंगे, तो मास सिनेमा अगर मैं कहूँ। जी, मास सिनेमा, मुझे आई एम सॉरी, मुझे इतना डेफिनेशन पता नहीं है मास सिनेमा का, लेकिन मास सिनेमा जो परिभाषा जो हमारे देश में है और मास सिनेमा की जो परिभाषा जो वेस्ट में है या इंटरनेशनली जो फिल्म बनती है उसमें बहुत अलग है, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे जो मास सिनेमा के नाम पे चीज़ें बनती है, उसकी जो एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अगर आप उस तरीके से सवाल अगर आपका है कि मैं उस तरीके की मास फिल्में बनाना चाहूँगा या नहीं, तो मैं नहीं बनाना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं एक्चुअली डेफिनेशंस में पढ़ता भी नहीं हूँ गरिमा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, अच्छी फिल्में बनाना, अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आना। और एक ध्येय तो मेरा हमेशा रहा है और मेरा रहेगा, मुझे पता है ज़िंदगी भर मैं गिनी चुनी जितनी भी फिल्में बनाऊँगा कि वो इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर रहेंगी फिल्में। ऐसे मुद्दे जो एज ह्यूमन बींग्स, एज रिस्पॉन्सिबल पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ, एक्सप्लॉइटिंग इट्स रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है। जागरूक विषयों पे, ऐसे विषय जो लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक कर सकें, थोड़ी बहुत चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग दे सकें, मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहूँ जो आपको सोचने पे सेंसिटाइज, या आई मीन सेंसिबल चीज़ें जो सोचने पे आपको थोड़ा बहुत मजबूर करे। लापता लेडीज़ आपने मेंशन किया, लापता लेडीज़ इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है और ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, ऐसी फिल्म आने की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का सिनेमा तो सब बनाते हैं या बना रहे हैं, एक जो तरीके का सिनेमा ये है 12x12, ये भी किसी को बनाना पड़ेगा। जैसे बना दिया, जैसे सूरज, हमारी फिल्म में सूरज का एक जो फिलॉसफी भी है फिल्म की, कहीं ना कहीं सूरज बोलता है कि जिंदा लोगों की तस्वीरें तो सब खींचते हैं, लेकिन मरने वाले की भी किसी ना किसी को तो खींचनी पड़ेंगी। बस वही बात है। आप लोग फ्यूचर में आप क्या ऐसे ना क्लास का, मेरे को एक तो आलिश ने बीच में खड़ा कर दिया, ऐसे लग रहा है मॉनिटर हूँ मैं क्लास के और मेरे आसपास ऐसे शैतान बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है। नहीं, ऐसा आई डिडंट मीन दैट, जस्ट जोक अपार्ट। बहुत मज़ा आ रहा है इस बातचीत में, काफ़ी ऐसे प्लेफुल कॉन्वर्जेशन हो रहा है। आप जब प्रोजेक्ट चुनते हैं जी, तो दिमाग में क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट। तो गरिमा, एक्टर्स का क्या है कि अलग अलग स्टेज होता है
पहला स्टेज जब वो बॉम्बे आते हैं तो उनके पास चॉइस नहीं होती आपको, स्पेशली इफ़ यू आर एन आउटसाइडर, तो आपको जो मिल रहा है आप वो कर लेते हैं, जैसे मैंने किया। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी एक पहचान बनाते हैं और 1 सीन से 2 सीन का कैरेक्टर, फिर 4 सीन का कैरेक्टर, फिर थोड़ा सा सेकेंडरी पार्ट, फिर प्राइमरी पार्ट, ऐसे करते। और फिर एक स्टेज आता है जब आपके पास इतनी आपके पास कुशनिंग होती है कि आप चूज़ कर सकें कि भाई अब मैं कहानी देखूंगा, अगर कहानी अच्छी होगी तो उसका हिस्सा होऊंगा, क्योंकि अब मुझे घर चलाने के लिए शायद पैसे के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा शायद, होपफुली। तो आप उस स्टेज में होते हैं, तो फिर आप पहले कहानी देखते हैं, कहानी को कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें फिर आपका किरदार क्या है, उस किरदार के उस कहानी में होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो फिर आपके लिए वो फिल्म, मुझे लगता है एक्टर को, या फिर पैसे बहुत हो, कोई और वजह हो कि वो डायरेक्टर इतना अच्छा है कि ठीक है उस कहानी में नहीं है, लेकिन उसके साथ जब आप सेट पे रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर कोई को एक्टर ऐसा है जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं। जैसे रात के लिए मैंने एक फ़िल्म की थी, नवाज़ भाई थे, तो वो नवाज़ भाई का फिल्म में होना और उनके साथ मेरे सीन्स होना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था कि वो फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड था। तो एक फिल्म में कोई ना कोई वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से आप प्यार कर सकेंगे, रोज़ सेट पे जाने का मन करे आपको। जैसे 12/12 में 12/12 में आप यस वो तो उन्होंने बोला है कि वो फैन मोमेंट था कि यस एक्सेप्ट कर चुके हैं वो इस चीज़ को। नीरज भैया अभी समेटने में लगे हुए हैं अभी, ये खुद सीए बन जाएंगे जल्दी अपने खुद के लिए। इतना झोली में समेट रहे हैं इस वक्त नीरज भैया। ऐसा मैंने ना सुना है। ऐसा नहीं, प्यार। अच्छा मैं तो पैसा सोच रही दैट इज व्हाट ही डज, ही प्लेज विद पीपल्स माइंड्स। नहीं, अब आपने पैसे का जिक्र कर दिया तो मैं सवाल पूछूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आप किसी फिल्म में काम कर रहे हैं या एक्टर हैं तो आप ना ऐसे करोड़पति तो होंगे क्या नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। आपको वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। जब तक कि ऑडियंस एक्टर को प्यार नहीं करती, जब तक कि ऑडियंस एक्टर के लिए टिकट खरीदने को तैयार नहीं है, तब तक के एक्टर के पास पैसा वैसा नहीं आता जैसा आपको लगता है। सो ये एक रियलिटी है, आई एम टेलिंग यू। और ये बंच में एक ही करोड़पति है सिर्फ। अच्छा, आप करोड़पति हो गए हैं। हेलो, जिसको ये पता है मैं करोड़पति हूँ, मुझसे मिले और मुझे बताएं हाउ टू एक्सेस द मनी। मेरे करोड़ों रुपए कहाँ हैं? हाँ मैं करोड़पति हूँ, लेकिन मेरे करोड़ों रुपए कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ हैं? आप देख रहे हैं रेहाना अहमद, देशभक्त मरते दम तक। स्विस बैंक। किस तरह से कैरेक्टर स्विच करते हैं, मतलब बोलते बोलते वो अपने ब्रोकन न्यूज़ वाले कैरेक्टर में चली गई और ये सब। माइक हाथ में आते ही ऐसा हो जाता है। द मोमेंट आई गेट दिस माइक आई बिकम रेहाना अहमद। आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे ले जाएंगे, मैं मानसी बन जाऊंगी। हाँ, वहाँ टिकट तो नहीं बेचने लगेंगे। नहीं मैं बेचूंगी, टिकट मैं बेच दूंगी। आप कैसे चुनती हैं किरदार? तो गरिमा, मेरी कॉपी कट पेस्ट जो थोड़ी सी जो अभी तक ब्रीफ फिल्मोग्राफी रही है, वो काफ़ी जो मैं ऐड ही करूँगी जो अभी ज्ञानी ने बोला। आई हैव स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल रोल। आई वॉज इन तुम्हारी सुलू, आई वॉज दिस जिम इंस्ट्रक्टर, और मैं तो इसी बात से खुश थी, एनर्जी से निकलते से विद्या बालन के साथ सीन है, ये नहीं छूट सकते, ये करना ही है, वो किया। और फिर उसके बाद मोतीचूर चकनाचूर की, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं छोटी बहन बनी थी। फिर वेब सीरीज़ का थोड़ा जमावड़ा आया, उसके अंदर मैंने दहन किया, उसके अंदर एक कैरेक्टर था। पर ऑल दिस वाइल, इफ आई लुक बैक टू ऑल दीज 5-6 years, आई हैव अचीव्ड वन थिंग, आई हैव अवॉइडेड एनी काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप विथ माई रोल्स। आई हैव डन, मतलब हर एक रोल एक उससे अलग है। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर रास्ते पे आप निकल भी जाओ, मैंने बहुत सारे एड्स किए हैं इस दौरान, और रास्ते पे अगर बाहर निकली हूँ तो लोग ऐसा आवाज़ निकालते हैं कहीं, और ये आवाज़ जो है ना बड़ा मज़ा देती है। Because I enjoy the fact of being an invisible actor. मतलब मुझे आप पर्दे पे देखते हैं, ये जो भूमिका एज है, मुझे कभी ये आइडेंटिटी कभी समझ में नहीं आई, काफ़ी लॉन्ग अब आनी चाहिए, नो डाउट। अब कहते हैं लोगों को पता होना चाहिए दैट हु इज़ दिस एक्टर, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए हमारे इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बहुत अलग तरीके से चलती हैं। यू हैव टू बी लाइक योर ओन सेल्फ एज वेल। तो इसलिए कई बार ये ऐसा शेप शिफ्टर बनने में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी आप कुछ हों, कभी ये हमारी एक स्पेशलिटी भी रहती है ना कि हाँ हम किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एक पीआर का कितना रोल रहता है आपका इमेज बिल्ड करने में?
जैसे सेलिब्रिटीज़ के पीआर्स होते हैं, वो जो कैमरा लेकर के कैमरामैन, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बुलाया जाता है एयरपोर्ट पे और उसके बाद फिर ऐसे बिहेव किया जाता है। आई डोंट नो द रियलिटी, मैं तो आप लोगों से ही जानती सुनती समझती हूँ। आपको क्या लगता है कि एक इमेज बिल्डिंग में किस तरह का रोल रहता है? आप बहुत गलत इंसान से सवाल पूछ रही हैं। मतलब मैं जानती हूँ इसकी भी बहुत मेहनत लगती है और एक माइंडसेट आपको उस तरीके से चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं देखा जाए एक चीज़, हाँ, पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छी कही थी कि कुछ भी आपके रास्ते में आ रहा है ना, कोई सा भी रोल आ रहा है, आप उससे मना मत कीजिए, क्योंकि आपके यही छोटे छोटे रोल पाइलअप होते जाएंगे और एक बड़ा आसमान आपको उस दौरान मिलेगा। तो हाँ, पीआर बिल्कुल कई चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं, पर कहीं ना कहीं आपके काम के ऊपर भी निर्भर करती हैं, आपकी किस तरीके का काम कर रहे हैं। कि अगर एक थोड़ा सा फ्रेम ऑफ लाइक बॉडी ऑफ वर्क आपके ऑलरेडी हो चुका है एंड देन उसको आगे लेके जाना, जैसे अभी इतना काम किया, वो किसी को पता कैसे चलेगा? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ हो चुकी है वेब सीरीज़ की, इतने सारे एक्टर्स को मौका मिला है राइट आफ्टर दिस एंटायर वेव ऑफ OTT। सो इतने सारे एक्टर्स हैं, आप कहाँ खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ उस चीज़ की भी ज़रूरत है, पर एक ग्रेस के साथ। That's important. And what do you think कि वो लाइन कहाँ पे ब्लर हो जाती है ग्रेस की और उसके बाद एक्सट्रीम पीआर की? ब्लर कहाँ होती है? मतलब व्हाट इज दैट लाइन कि अच्छा ये ग्रेसफुल पीआर है और ये जो है अब चीज़ें लाइन से बाहर निकल रही हैं? See, it's a skill, to be very honest, to how to make it, to make graceful and how to like make it look graceful attempt, or it looks like okay, it's a aggressive PR. तो वो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं रिलेटिबिलिटी अगर नहीं होती है काम के साथ या कैरेक्टर के साथ या प्रोजेक्ट के साथ, वो आपको लाइन ब्लर होते हुए आराम से दिखेगी ही सही। ये है, जैसे कल ज्ञानी से मेरी बात हो रही थी कि इंस्टीट्यूट्स लाइक FTI, NSD टीच यू द स्किल। सॉरी, मैं अपना एल्मा मैटर को बिल्कुल गाली नहीं दे रही यहाँ पे, माफ़ करना, कोई मुझे आके मारना मत बाद में। बट कहीं ना कहीं एक एक्टर को एक इंडस्ट्री और एक उसका व्यवसाय पक्ष जो है वो कैसे संभाल के रखना अपने कला के साथ साथ, वो इंस्टीट्यूट्स नहीं सिखाते हैं। ये आपको मैदान में रह के सीखना पड़ता है फ्रॉम द स्क्रैच। ऑल्सो द एंटायर PR थिंग जहाँ से मैं देख पाता हूँ, इट हैज़ गॉन थ्रू अ जर्नी। सो जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि एक तो मैगजीन्स और ये सब कुछ 2-4 गिने चुने इंडिया टुडे इस तरह के होते थे, आउटलुक वगैरह, जहाँ पर कि आप फिल्मी दुनिया के लोगों के बारे में पढ़ सकते थे। और जो बड़े स्टार्स होते थे, बच्चन्स, खान्स, ये सब, इन्होंने कुछ अचीव किया होता था ज़िंदगी में, लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए लोग उनके बारे में लिखते थे। फिर जब बहुत सारे एवेन्यूज़ आ गए, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, यूट्यूब आया, और नए एक्टर्स जब आए तो उन्हें लगा कि यार स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब वो कि वो एक इस तरह से दिखे, गाड़ी से उतरे, ये हो, उसके आसपास कैमरे हों। तो वो जो ऑलरेडी इमेजेस और ऑर्गेनिक इमेजेस थी उन स्टार्स की, उनको कॉपी करना शुरू किया लोगों ने। तो अब वो PR एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है कि इससे फ़र्क नहीं, उन्होंने काम किया था उसकी वजह से उनको लोग पढ़ना जानना चाहते थे। अब ये उल्टा हो गया है कि आपने एक छोटा सा काम किया, फिर देन यू हैव पीपल एंड एजेंसीज हु विल मेक यू लुक लाइक, अपीयर लाइक अ स्टार, जबकि रियलिटी वैसे नहीं है। सो ये एक चेंज आया, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब आपको इसके साथ डील करना पड़ेगा, बिकॉज दैट हैज़ बिकम द रियलिटी। अब आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हर एक्टर का, हर इंसान, आर्टिस्ट का अपना स्वभाव होता है। क्या आप उतने सहज हैं कि आप किरदार के अलावा भी अपने साथ एक कैमरा लेके चलें जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो जैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि लोग कहते हैं कि आप शूट पे जाते हैं तो ये शूट कीजिए, वो शूट कीजिए, मैं यहाँ हूँ, ये वैनिटी है, ये वो है, वो सब मिल रहा है ईश्वर की कृपा से। लेकिन मुझे लगता है मैं काम करने गया हूँ तो मैं वही कर लूँ, अच्छे से उस पर फोकस कर लूँ, वो काफ़ी है। तो ये मेरे स्वभाव में नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर किसी के स्वभाव में स्वाभाविक तौर पर वो ऐसा है, सहज है, करे, लेकिन यही एक तरीका है लोगों की नज़र में आने का, इससे मैं सहमत नहीं। मुझे लगता है कि दूसरे तरीके भी हैं। आप ऑथेंटिक रहें, और आप ऑथेंटिक होंगे तो ऑब्वियसली आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। एक बहुत ही सत्यानाशी सिचुएशन बनी हुई है अभी। हाँ, सत्यानाशी सिचुएशन। तो ये ज्ञानी ने जो कहा ना, तो आप वो लाइंस ब्लर वाली बात कर रहे थे। आज की डेट में पीपल आर कास्टिंग
लुकिंग एट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव, जिसको मैं सत्यानाशी सिचुएशन बोलता हूँ, बिकॉज आई मीन भूमिका दुबे स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, ये इतनी, मतलब मैं क्या बोलूँ, छोड़ दे। तो ये पीपल आर जजिंग यू नॉट बाय द वर्क दैट यू हैव डन, बट प्योरली भाई कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी वजह से लोग रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे मजे कलाकार जो है काम लूज कर रहे हैं। तो पीआर की जो दूसरी साइड है ना, और क्या है, फॉलोअर्स बनाना बहुत आसान है गरिमा। मतलब आप दिख जाओ 4 जगह पे 4 लोगों के साथ, ठीक है, थोड़ा सा स्किम्पली ड्रेस हो जाओ, फोटोज डाल दो, राइट, एंड यू कैन गेट फॉलोअर्स। और वो मापदंड बन रहा है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत है। एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा आसान भी नहीं है गौरव, मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। तो मापदंड नहीं बनना चाहिए, मेरा प्रॉब्लम, मैं उस चीज की पर तरफ आपको वो देखना पड़ेगा ना कि जो फिल्में या फिर जो प्रोजेक्ट्स इस तरीके से कास्ट हो रहे हैं, उनका खुद का गंतव्य, उनकी खुद की परिणति क्या होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अगर उसी स्टेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर वो तो मकसद ही अलग है कि आपको पैसा, फिर पैसे से पैसा और वो सारा। लेकिन जो भी अगर थोड़ा सा भी सीरियस अपने काम को लेकर, अपनी स्टोरी को लेकर, अपने किरदारों को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो 10 बार सोचेगा इस तरफ जाने से पहले। उसे कोई ऐसा एक्टर चाहिए होगा जो कि जो कहानी जो लिखा हुआ है उसको 2 नॉच ऊपर लेके जाए, बजाय इसके कि, क्योंकि वही है कि आप दिल में उतरें, दिमाग में तो फिर आप रह ही जाएंगे बाद में। But said that, I have a very strong feeling that I think so there should be a kind of a balance between both the things. वो भी ज़रूरी है। मैंने आपसे वही कहा कि एक तो आपका कला का पक्ष होता है एज एन एक्टर, एक व्यावसायिक पक्ष होता है। आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस इज ऑल्सो, वाई इट्स कॉल्ड इंडस्ट्री बाय द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ, उनको भी बेचना है। वो भी चाहते हैं कि इनके जितने फॉलोअर्स होंगे उसके हिसाब से हमारे क्या कहते हैं स्क्रीन्स बढ़ेंगे। वो बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। आई नो इट्स अ वेरी बिग डिबेट राइट नाउ, हम इस पे एक तरफ वो नहीं कर सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं एज एन एक्टर ये मेरे लिए भी सीख है पिछले कुछ सालों से कि कहीं ना कहीं देखें किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बट विद अ ग्रेस। कभी ऐसा हुआ कि इस वजह से कोई प्रोजेक्ट हाथ से गया हो? हाँ, बहुत सारे। आई डोंट वांट टू नेम देम राइट नाउ, बट देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम फॉलोइंग इतनी नहीं है। और मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। I won Critics' Choice Awards Best Cinematography because for this one independent film, actors ही cinematographers थे. So there is this one picture of this जिसके ऊपर कुछ 300 इतने क्या कहते हैं लाइक, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज़ शॉट बाय अ फोटोग्राफर, और वो है, वो उसी हफ्ते के अंदर दोनों डले हैं, बट देयर आर मोर लाइक्स ऑन द पिक्चर्स देन द अचीवमेंट, विच मेड मी थिंक क्या दैट something needs to be changed with this outlook. Why are women's profile or like girls profile is objectified each and every time? Exactly, absolutely. And why like जैसे and also in films, I mean बहुत सारी ऐसे पिक्चर हैं जिसमें महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए रखा गया। आज के समय में भी वो फिल्में बन रही हैं। और यहाँ चलो ये तो हम ऑब्जेक्टिफिकेशन से प्रॉब्लम है हमको, बट एट द सेम टाइम मेल एक्टर्स आर वरिड दैट यार इट्स वेरी इजी फॉर अ वुमेन और लाइक फीमेल एक्टर्स के लिए बहुत ईजी है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स गेन करना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन। व्हाट दे शुड डू? तो हाँ, ये कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ आई हैं, बट हमको कहीं ना कहीं थॉटफुली एक बैलेंस हमें अपने आप में क्रिएट करना पड़ेगा। जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं कि बिजनेस अपनी जगह पर है और एक कला अपनी जगह पर है, हमको उनका इंतजार रहता है कि यार वो आएंगे, वो समझेंगे कि हम लोग क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। सो या थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। आयरॉनिकल बात है, अभी मैंने बोला फॉलोअर्स के बारे में, लेकिन अभी हम उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं अपने सर्कल में फिल्म प्रमोट करने के लिए जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वही इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। तो हम ढूंढ रहे हैं भाई जो पोस्ट कर दे, हमारी फिल्म थोड़ी स्प्रेड हो जाए, पब्लिसाइज हो जाए, तब तो आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि लाउड स्पीकर सिचुएशन तो तभी हो सकता है। तो वही हुआ ना कि आपको बिल्ड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब एक वक्त के साथ आप ये नहीं कर सकते कि रातों रात कुछ चेंज हो। तो ये हो सकता है कि आज वक्त लग रहा है, कल कुछ साल, तो जल्दी किस बात की है यार, यही करना है ज़िंदगी भर। काफ़ी देर से गीतिका शांत हैं और उन पर सूट नहीं कर रही है ये शांति। मुझे मैं जानती नहीं थी कि हमें खड़े होकर इंटरव्यू देना होगा। मैंने पहनी हुई है पेंसिल हील्स। आप उतार के खड़े हो सकते हैं। आलिश
देखिए, और यहाँ पे हमें जो है खड़ा करके हमसे बातचीत करवाई जा रही है और हमसे मनोरंजन करवाया जा रहा है। और नहीं, ये हम चॉइस कर, ये मेरी चॉइस थी, मारो मारो मुझे मारो। तुम्हारी चॉइस। भूख लगने लगी है, लेकिन आई कम बैक टू द क्वेश्चन, और इसके बाद फिर हम इंटरव्यू रैप करेंगे। आराम से आप खाना खाइएगा, चिल करेंगे हम सब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, 100%। आप बताइए। खाने पे डिसाइड करें। ठीक, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है भाई। भाई खाना खा के पेट बेहतर चलता है। कैफेटेरिया का खाना कैसा है ना, वो दैट विल बी द फैक्टर। उस पे तो आई वोंट कमेंट। आलूष भी पीछे से बोल रहा है उस पे तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप कभी कभी खाएं तो अच्छा है। मैं पिछली बार आया था, खाया था मैंने, मुझे अच्छा लगा। रेगुलर तो आप कोई भी चीज़ करें तो यस, खराब ही लगेगी। अच्छा, आप आती हूँ मैं उस सवाल पे, क्या आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से सिर्फ इस वजह से गया हो क्योंकि किसी सामने वाले के पीआर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था या सोशल मीडिया फॉलोवर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? अब मेरे हाथ में जो प्रोजेक्ट आता है धीरे धीरे पता चल जाता है कि नहीं देखा, योर मोजो जाग रहा है आपका मोजो। सो मेरे हाथ में जब कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो पता चलता है कि वो क्यों आया था। धीरे धीरे जो चला गया उसका कैसे पता चलेगा क्यों चला गया। अब वो इसीलिए चला गया क्योंकि कोई ऐसा इंसान चुना गया जिसके इंस्टा फॉलोअर्स ज़्यादा थे। वो तो या तो मुझे तब पता चले जो जिन्होंने डिसीजन लिया वो मुझे बताएं फ़ोन करके, या मैं उनसे पूछने जाऊँ। पूछने में जाती नहीं हूँ, बताते वो है नहीं। मुझे झूठ बोलने की आदत ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता मुझे झूठ बोलने में। सच हम सब कंफ्यूज हैं। आज एक चरित्र लेकर आई है यहाँ पर इंटरव्यू में जो कि हर 2 सेकंड में बदल रहा है। उनके कपड़े नहीं बदले बहुत देर से, लेकिन उनका जो मूड है वो लगातार बदल रहा है। एनीवेज, ब्रेक ले लेते हैं, मतलब आप सबसे गुड बाय बोल लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम लोग लंच करने के लिए। खाने पे डिसाइड होगा कि मेरी इन लोगों से दोस्ती हो पाई है या नहीं हो पाई। खिला दो तो क्या पता हो जाए। गुलाब जामुन। डन, 100%। बिफोर यू रैप, कमिंग बैक टू 12/12, सो फिल्म में एक पोएम है जिससे फिल्म खत्म होती है, सांस चले कहाँ है निरंतर। वो सबको याद है तो हम एक साथ रिसाइट करना चाहते हैं। मुझे याद नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, क्लास मॉनिटर की तरह मुझे बीच में खड़ा किया। अलग अलग तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, कोई एकदम चौपी, कोई अपना सिलेबस याद करके नहीं आया। डायलॉग्स भी भूलते थे क्या आप ऐसे? नहीं, डायलॉग्स मुझे याद है। वो मेरा डायलॉग था नहीं, जिसकी वो बाद में ऐड किया गया है। वो लाइन है जो ओके, तो मैं शुरू करता हूँ तो सब साथ में। आप स्कूल प्रेयर की तरह बोलो, हम पीछे पीछे बोलेंगे। गीत तुझे याद है, तू बोल सकते। ओके, सांस चले कहाँ है निरंतर, सांस चले कहाँ है निरंतर, ना ये गंगा की तीर, ना ये गंगा की तीर, धू धू हो जलना है, धू धू हो जलना है, धूली सा शरीर, धूली सा शरीर, कहाँ छुप बैठेगा ओ नश्वर, कहाँ छुप बैठेगा ओ नश्वर, बटन जो उसका दबा, बटन जो उसका दबा, हो जाएगा तू तस्वीर। हो जाएगा। प्लीज 12/12 जरूर देखिए 24 मई को, प्लीज प्लीज। ऑल राइट, आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिल्म देखनी है ये तो बता ही दिया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।